राजनीति 80 के दशक से आगे देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यद्यपि कि 80 के जस्ट पूर्व कांग्रेस पार्टी की स्थिति लड़खड़ा रही थी, जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन वह भी विशेष कुछ कर नहीं सकी। पुनः उन राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया इंदिरा गांधी ने और 1980 में इंदिरा गांधी की भारतीय केंद्रीय राजनीति में वापसी हो जाती है। वहीं 80 का दशक भारतीय राज्य राजनीति का बदलते दौर का और परिचायक बना। यहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर गठबंधन की राजनीति उसके बाद भी दिखती है। उसके बाद भूमंडलीकरण का वो दौर आता है। नेतृत्व की एक नई पीढ़ी उभरती है। जातीय जातीय पिछड़ा वर्ग जनजाति भाषा आदि से की पहचान की राजनीति होने लगती है। लोग अधिकार की मांग करते हैं, किसानों का आंदोलन बढ़ता है, नॉर्थ ईस्ट की समस्या अलग उभरती है, जम्मू कश्मीर पंजाब में विप्लव होता है, आतंकवादी घटनाएं घटती है और स्वायत्तता का आंदोलन चलता है और कई समूहों ने नव सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया। लोगों को अपने अधिकार की जागृति आ रही थी और हालांकि ये सब घटनाएं राज्य राजनीति के परिणाम स्वरूप उभरती रही थी, लेकिन इसका असर व्यापक तौर पर दिखता है। एक और राज्य राजनीति में इस तरह की आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। वहीं इंदिरा गांधी केंद्रीय स्तर पर अपने पार्टी अपने नेता में जो जिस अभाव को देख रही थी उसे इन्होंने पुनः शुरू करना चाहा। अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को उन्नत बनाना चाहा। गरीबी हटाओ का नारा यद्यपि कि नारा रह गया था, लेकिन देश का एक विशाल जनसंख्या बहुत से लोग इसे काफी लोकप्रिय नारे के रूप में देखे, उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इस संदर्भ में उन्हें हरिजन आदिवासी का भी सहारा मिला, साथ मिला, अल्पसंख्यकों का भी बहुत साथ मिला। हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक थे वे मान रहे थे उस समय भी कि ऐसी बातें नहीं है कि इंदिरा गांधी सिर्फ लोक लुभावनवादी नारे पर ही जी रही थी। वे उन्होंने एक आयरन लेडी के रूप में दुनिया को दिखा दिया था कि किस तरह देश चलाया जाता है। वो सिर्फ गूंगी गुड़िया नहीं रह गई थी जैसा कि उनके आने के पहले कुछ लोग कहते थे। और उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाना चाहा, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना वही शुरू कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, विश्व बैंक की बात करें, वहीं से उन्होंने उसका व्यवहारिक लाभ लेना स्टार्ट कर दिया गया था। एक तरह से यथार्थवादी नीति को वो अपना रही थी, जो व्यवहार एक में आवश्यकता उन्हें लग रही थी, उन्हें उन्होंने शुरू कर दिया था। और यद्यपि कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की दिलचस्पी राजनीति में थी और उन्होंने भी इसे इंदिरा गांधी की नीति को एक तरह से आगे बढ़ाना पसंद किया। और जिस तरह की हालांकि कुछ उनकी नीति रही कि ऐसा लगा कि वो एक द्वंद्व में जी रही हैं, हिंसा का वातावरण बनेगा, इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी थी। 80 के बाद एक तरह से जहाँ देखते हैं कि पिछड़े वर्ग में अपने अधिकारों की मांग के लिए चेतना जगी, उसी तरह दक्षिण भारत में भी क्षेत्रीय राजनीति का वर्चस्व बढ़ने लगता है। उत्तर भारत में बसपा बहुजन समाज पार्टी का उदय होता है। दलितों को लेकर चेतना जगाने का प्रयास किया जाता है। दलित को लेकर बिहार में और उत्तर प्रदेश में जनता दल भी यहाँ पर बिहार में अवतरित होती है। एक तरह से पिछड़े वर्ग को उत्थान को लेकर और विभिन्न जातियों का बोलबाला बढ़ता है। जाति की राजनीति शुरू होती है, जाति के साथ साथ धर्म की राजनीति शुरू होती है और राज्य राजनीति को एक नया स्वरूप मिलने लगता है। यहाँ पर 1980 के दशक की कुछ घटना को हम देखते हैं तो 1982 के बाद 82-83 की बात करें तो गरीबी हटाओ की इंदिरा गांधी का नारा इन क्षेत्रीय आंदोलन क्षेत्रीय लहर पर कम पड़ रहा था और यह धीरे धीरे गौन होने जा रहा था। आदिवासी हो या अल्पसंख्यक हो,
धीरे-धीरे इस नारे से दूर होते चले जा रहे थे, न केवल इस नारे से बल्कि कांग्रेस से भी दूर जाने लगे थे और यही कारण रहा कि राज्यों से भी उनकी सत्ता धीरे-धीरे खिसकते जा रही थी। लेकिन कांग्रेस इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि केंद्र हो अथवा राज्य उनकी सरकार, उनकी पार्टी की सरकार जा और यहाँ पर जो और घटनाएँ घटी, भिंडर बाला मामला पंजाब का, वो जानते होंगे, वहाँ पर अकाली दल उभरा और उसको हराने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने स्तर से प्रयास किया। उसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब में कुछ समय के लिए सिख हिंदू की समस्या भी हो गई, दंगे जैसी भी स्थिति बाद में उसके बाद दिखती है और पाकिस्तान द्वारा जो प्रेरित आतंकवाद उस समय से शुरू हुआ, वहाँ पर इन्होंने भी एक तरह से एक नया मोड़ दिया। बम्बई में दंगा हो गया, भिवंडी में दंगा हो गया था। फिर देखते हैं कि शिवसेना के साथ दोस्ती हो जाती है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, उसे गिरा दी जाती है। आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है और पुलिस को राजनीतिक विरोध करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़ती है। और वहीं पर आप देखते हैं कि इसी सब संदर्भ में फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, जहाँ की उ विरोधी भी एक तरह से कहीं न कहीं उसे आंतरिक शांति व्यवस्था के लिए उन्हें समर्थन देते हैं। और हम यह भी देखते हैं कि न केवल क्षेत्रीय मुद्दे उत्तर प्रदेश, बिहार में उभरते हैं, बल्कि वहाँ पर पंजाब में भी देखते हैं भारतीय किसान यूनियन गठन होता है, महाराष्ट्र में श्वेतकारी संगठन उभरता है, गुजरात में खेतियों समाज, कर्नाटक में कर्नाटक राज्य रैयत संघ। इन सब जगह जो धनी किसान थे, संभ्रांत किसान थे, उन लोगों ने अपनी संगठन बनाकर अपनी बातें रखनी चाहिए व्यापक तौर पर इसे। और वहीं हम यह देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत में भी नए-नए संभ्रांत उभरते हैं। हालाँकि 70 के दशक और 80 के दशक के दोनों में राजनीतिक पृष्ठभूमि में अंतर आ जाती है। पहले 70 के दशक में जहाँ हरित क्रांति थी, वहीं भूमि सुधार की बात हुई। राजनीतिक सत्ता में कृषक उत्पादक की भागीदारी बढ़ाने की बात होने लगी। कृषक के अनुकूल, उसके व्यापार के अनुकूल शर्त मनवाने की बात हो रही थी और उसके बाद बाजार व्यवस्था से यह मुद्दा जुड़ जाने लगा और जब नव सामाजिक आंदोलन ने पृष्ठभूमि बनाई, उभरा, तो विभिन्न राज्यों में तरह-तरह की माँगें उठ लगी। उसके बाद आरक्षण जैसे मुद्दे ने पूरे न केवल किसी राज्य को, पूरे देश को इसमें हिला कर रख दिया। नए राज्यों के गठन और केंद्र से राज्य को संसाधन इसके बाद दी जाने लगी और केंद्र ने भी समझा कि राज्य की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। थोड़ा-सा ज़िक्र राजीव गांधी के बारे में भी करना यहाँ पर उपयुक्त होगा। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 84 में, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति से वे पूर्णतः वाकिफ़ नहीं थे, उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं थी। लेकिन वंशानुगत राजनीति कहें या पार्टी की निष्ठा कहें, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है और राजीव गांधी जन समुदाय की तरक्की के लिए आधुनिकीकरण को अपनाना चाहते थे। वे रूपांतरित राजनीति करना चाहते थे। वे देश के पिछड़ेपन से दूर जाना चाहते थे और इस संदर्भ में हम देखते हैं कि वे अभिजन समूह जो थे, राजनीतिक पार्टियां थे, उनसे क्षेत्रीय समझौता करके एक तरह से शांति स्थापित करने के साथ-साथ सबको लेकर चलने की नीति अपनाई। हालाँकि राजीव गांधी ने भी इंदिरा गांधी की नीति को पूर्णतः दरकिनार नहीं किया और कई तरह की बातें जिस कठोरता से वे निर्णय लिया करती थी, यहाँ पर राजीव गांधी के शासनकाल में भी वह जारी रही। भारतीय विदेश नीति जो थी, वह उसमें एक क्रांतिकारी बदलाव ऐसा कुछ हुआ, ऐसी कुछ बातें देखने को नहीं मिलती है, ना ही भारतीय राजनीति एकदम से बदल गई। यहाँ पर यह भी देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब की समस्या उभर रही थी। उसके बाद असम, नॉर्थ ईस्ट, असम, मिज़ोरम में भी सख्ती बरती गई, वहाँ भी उग्रवादी का
आंदोलन बढ़ते जा रहा था। वो शक्ति राजीव गांधी के शासन में भी दिखती है और उसके बाद कई जगह कई एक कारण से दंगे भी हुए और उसी संदर्भ में एक मुद्दे आप देखते हैं सावानो प्रकरण कभी आया, वहाँ पर भी उस तरह का समुदाय के बीच घृणा द्वेष का वातावरण बना। कई एक कारण थे, राष्ट्रीय एकता पर खतरे जैसे बातें लोगों में भावनात्मक रूप से उभरने लगी और कई तरह की यहाँ पर असहिष्णुता का भी वातावरण कई जगह देखने को मिलती है। हालांकि राजीव गांधी को जो जनता ने सहानुभूति से वोट दी थी, वह अपार वोट दी थी। उनकी माँ की हत्या हुई थी और अपार सहानुभूति से वोट मिला था। इतना वोट मिला था कि उतना वोट जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं मिला था। और हम देखते हैं कि 1989 तक उनकी सरकार चलती है, लेकिन 1989 के बाद उनके वही मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री के रूप में रह चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह ने के नेतृत्व में ही विपक्ष ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और उन्हें पराजित कर दिया। बीपी सिंह के साथ साथ वैसे भी लोग थे जो कांग्रेस से निकाले जा चुके थे या निकल जा चुके थे और यह ठीक 1977 जैसी पुनरावृत्ति हो रही थी। यहाँ पर अंतर यही था कि विपक्ष जो सरकार बनाए रहे थे बीपी सिंह के मंत्रिमंडल, तो उन्हें समर्थन नहीं, पूर्णतः बहुमत नहीं था, अल्पमत की सरकार थी। उसे कम्युनिस्टों का भी साथ चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी का भी साथ चाहिए था और ऐसा ज्यादा दिन उम्मीद नहीं थी चलने वाला और यही हुआ। राजीव गांधी की छवि कभी खराब नहीं हुई, इनकी छवि हमेशा मिस्टर क्लीन जैसी बनी रही और हालांकि बाद में इन पर उनकी मृत्यु के काफी बाद इन पर रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया और यहाँ पर अगर बीपी सिंह की छवि देखें तो इनकी छवि ईमानदारी की थी, लेकिन उनका जो विपक्षी जिस विपक्षी की हैसियत से लड़ रहे थे वहाँ पर उनकी छवि थोड़ी डगमगाने वाली लगी, विशेष करके इस परिप्रेक्ष्य में कि इंदिरा गांधी की ने जब आपातकाल लगाया था तो बीपी सिंह ने उनका समर्थन किया था। तो ऐसे में इनकी छवि थोड़ी मिस्टर क्लीन के सामने कम ही पड़ती थी, यद्यपि कि इन पर भी ईमानदारी का ठप्पा लगता है कि ये भी ईमानदार थे। बीपी सिंह के कार्यकाल में ही मंडल आयोग का पिटारा खुलता है। उसके मंडल और कमंडल में भारतीय राजनीति में काफ़ी तूफान आता है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में तूफान आता है, कई तरह की उत्पातें बचने लगी, विश्वविद्यालय स्तर पर काफ़ी बसें जलाई जाने लगी और जो हमारे देश में बुद्धिजीवी समुदाय थे वे भी ध्रुवीकृत होने लगे। एक तरह की बेचैनी, एक बड़ा धरा इसे मानने वाला, एक बड़ा धरा इसका विरोध करने वाला। बीपी सिंह के शासनकाल में तो मंडल आयोग आ गया था, लेकिन उन्होंने लागू करने का फैसला कर लिया था, लेकिन इसके पहले अगर बीपी पिछड़ा वर्ग का ये हिमायती बन रहे थे, लेकिन इनकी छवि कहीं न कहीं पिछड़े वर्ग के विरोधी जैसी थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब ये मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी एक इन्होंने दस्यु उन्मूलन अभियान चलाया था। उनमें फर्जी मुठभेड़ जैसी बातें आ गई थी और ऐसा कहा जाता था, ऐसा आरोप लगाया जाता था कि बड़े पैमाने पर यादव युवकों की हत्या की गई थी। चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने इनके खिलाफ तो आंदोलन छेड़ दिया था, यहाँ तक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल तक बात पहुंचाई गई थी। बहरहाल लेकिन यहाँ पर बीपी सिंह ने जो कदम उठाए थे ये काफ़ी व्यापक दूरगामी सामाजिक राजनीतिक परिणाम लाने वाले थे और इसकी परिघटना ने कई तरह के नए नए नेता में भी उभार लाया। हम देखते हैं कि बिहार में इसके बाद लालू प्रसाद यादव की उभरते हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव उभरते हैं, मायावती उत्तर प्रदेश में ही उभरती है दलित को लेकर, विशेष करके वहाँ पर वे दलित पिछड़ी मुसलमानों के एक गठजोड़ के रूप में ये लोग आगे आते हैं। एक तरह से सांप्रदायिकता और हिंदुत्ववादी राजनीति दोनों में टक्कर जैसी स्थिति व्यापक रूप में बनती दिखती है। राज्य राजनीति 80 के दशक के आगे अगर हम भूमंडलीकरण के दौर में देखें तो भूमंडलीकरण के समय 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक था यह और यहाँ पर भी राज्य राजनीति एक नया मोड़ लेती है। क्यों कि भूमंडलीकरण ने केंद्र की स्थिति को कमजोर कर दिया
और कहीं न कहीं राज्य को पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा योग्य बना दिया कि वे भी राष्ट्रीय राज्य राजनीति के साथ-साथ स्वयं भी स्वतंत्र रूप में दक्ष बन सके, अपने को उस अनुकूल पा सके। और विशेष करके एफडीआई सीधा निवेश, विदेशी सीधा निवेश की जब बात आई तो सभी राज्यों पर इन्होंने एक समान प्रभाव नहीं डाला। क्यों? कि जो राज्य इसमें कूदे वही इससे लाभान्वित भी हुए, अन्यथा भूमंडलीकरण का लाभ सभी कोई नहीं ले पाए, कुछ पिछड़ गए, कुछ लाभ लिए। और निवेश का सहारा उदारीकरण के जो राज्य अपनाए उनमें कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी, इससे लाभ मिला। हालाँकि कुछ विद्वान कहते हैं कि इससे राज्य में बेमेल पैदा हुआ, कि ज़्यादा विकास हुआ, कहीं नहीं हुआ। लेकिन यह भी सही है, कुछ राज्य उन्नत हो गए, उन्नत नहीं बल्कि अधिक उन्नत हो गए, और कुछ राज्य पिछड़ गए, खाई दोनों में भर गई। भूमंडलीकरण का जिसने लाभ लिया वो आगे बढ़े, जिसने नहीं लिया वे पीछे चले गए। लॉरेंस सेज ने एक पुस्तक लिखा है कि फेडरलिज्म विदाउट ए सेंटर। उसमें कहा गया है कि भूमंडलीकरण ने भारत में राज्यों को इस योग्य बना दिया कि वे अपनी कार्यसूचियों का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र सत्ता के रूप में काम कर सके। और यह सीधे तौर पर सौदेबाजी करता है अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं से। आप देखते हैं कि राज्य सरकार भी सीधे विश्व बैंक से कर्ज लेती है, विभिन्न एजेंसियों से समझौते करती है। यह अलग बात है, केंद्र सरकार की सहमति होती है, स्वीकृति होती है, लेकिन राज्य की भी भूमिका बढ़ जाती है कि वे कहां तक अपने आप को रिस्क ले सकते हैं, अपने आप को कहां तक ढाल सकते हैं। और भूमंडलीकरण के पूर्व की स्थिति देखें तो वहां पर ऐसी बातें नहीं थी। भूमंडलीकरण ने अंतर सरकारी संस्थानों के प्रबंधन में भी बदलाव लाया है। और वहीं लॉरेंस सेज कहते हैं कि अंतर सरकारी सहयोग ने अंतर आधिकारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। और इस भूमंडलीकरण के बाद राज्य राजनीति में दलीय प्रणाली तक में बदलाव दिखा है, और अधिकांश राज्य में दो से अधिक पार्टी मुख्य रूप से उभरी है। क्षेत्रीय दल में भी उनका वर्चस्व बढ़ा है। अब बिहार का उदाहरण देख सकते हैं, जहां राष्ट्रीय जनता दल उभरी और सत्ता में आती है। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा अपवाद हुआ जहां की वाम मोर्चा सरकार लगातार अनवरत 25 साल तक सरकार में कार्यरत रही। और कहीं न कहीं यह समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर सत्ता संभालने में भी वाम मोर्चा सफल हुई। और वहीं हम यह भी देखते हैं कुछ पार्टियां चुनाव के पहले तो कुछ चुनाव के बाद गठबंधन करती है। और हम देखते हैं उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, या हर जगह ऐसी बातें दिखती है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह उभरी, समाजवादी पार्टी किस तरह उभरी। यह अलग बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है और एक छत्र जैसी सरकार है, एक अपार बहुमत के साथ आई सरकार है। वहीं अब पंजाब में देख सकते हैं कि किस तरह अकाली दल सत्ता में आई थी। वहीं वर्तमान में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उड़ीसा में देखते हैं कि बीजू जनता दल का किस तरह उभार आया। दक्षिण में तेलुगु देशम पार्टी की बात करें, अन्नाद्रमुक पार्टी की बात करें, तो कहीं न कहीं पश्चिम यहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना की बात करें तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की अधिकता दिखती है। नए-नए उभार जब पिछड़े वर्गों का आया, दलितों का आया, तो चुनावी समीकरण भी बदलते चले गए। यह बात है कि विचारधारा के स्तर पे समानता हो न हो, लेकिन सत्ता में भागीदारी के लिए स्वार्थ में समझौता करते हैं भिन्न राजनीतिक दलों से। और आज की तारीख की ये स्थिति यह है कि राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोई एक शक्ति ही राजनीति पर हावी हो जाए, ऐसी बातें नहीं है। इसीलिए तमाम तमाम विरोधी भावनाओं के बावजूद भी गठबंधन की राजनीति होती है। अब देखते हैं हम लोग विप्लव तथा राज्य राजनीति। विप्लव, इंसर्जेंसी, विद्रोह, बगावत अनेक राज्यों में होती रही है, और हम नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व भारत में देखते हैं ये ज्यादा दिखती है। जम्मू कश्मीर में आपको ये दिखती है, पंजाब में दिखती है, और कई बार यह
आत्मनिर्णयन आंदोलन से भी जुड़े हुए दिखते हैं। वहीं ऐसे आंदोलन, ऐसी घटनाएं राज्य की राजनीति को प्रभावित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और यह विप्लव संबंधी समस्याएं विकास के लिए, अंतर्निर्जातीय संबंध के लिए, स्वायत्तता के लिए जुड़ी हुई होती है। और यह विप्लवी आंदोलन राष्ट्र राज्य का हवाला देकर के किया जाता है, वह या राष्ट्र राज्य के खिलाफ निर्देशित होते रहता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि निर्जातीय उपद्रव निर्जातीय समूहों के बीच संघर्ष को जन्म देता है। और यह समस्या भी भारत के लिए कोई समस्या नई नहीं है। और हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत ने कई एक समस्याओं का सामना किया। उस समय ऐसा लग रहा था कि अखंड भारत को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, विशेष करके विशाल विविधता को देखते हुए। वहीं उत्तर पूर्व में भारत में नागा विद्रोह, मिजो विद्रोह आप देखते हैं। वहां पर जम्मू कश्मीर में जनमत मोर्चा आंदोलन चलता है। दक्षिण भारत में तमिल भाषी जनता के जो है एक अलग संप्रभु राज्य की ही मांग करने लगते हैं। और ऐसी भावनाएं 80 के दशक में बाद पुनः उभरती दिखती है। पंजाब में आप देखते हैं खालिस्तान की बातें दिखते हैं। और 70 के दशक तक राज्य स्तरीय नेताओं ने भी ये इसमें घी डालना शुरू कर दिया था। जो प्रमुख राजनीतिक दल थे उनके लिए यह एक प्रमुख चुनौती के रूप में आई। राष्ट्र निर्माण एक और जरूरी था, एक और कुछ लोग इसे राष्ट्र के लिए आवश्यक मानते थे। वहीं अखंडित भारत को खंडित करने की दिशा में भी कुप्रयास जारी था। विरोधी विपक्षी दुश्मन देशों का भी इन्हें समय समय पर सहायता मिलते रहा है। स्वायत्तता आंदोलन चलाई जाने लगी। बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध आंदोलन आप देखते हैं। और कई बार स्वायत्तता आत्मनिर्णयन की मांग करते हैं। आप उत्तर भारत से अधिक इधर भी देख सकते हैं। आप देखते हैं उल्फा आंदोलन असम में आप देखते होंगे, असम संयुक्त मुक्ति मोर्चा, बोडो और कार्बी का आंदोलन देखते हैं। कार्बी का असम में असम दल संघ आंसू का आंसू आंदोलन के भीतर ही पुनः एक समूह अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगा, तो उन्होंने फिर आंदोलन किया। तो इस तरह भारत के संघ के भीतर संप्रभुता की मांग के लिए, स्वायत्तता की मांग के लिए वे लोग अपने अपने आंदोलन, पृथक आंदोलन का सहारा लेते रहे हैं। भारत में यह कोई नई बात नहीं रही है।